गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरसिमरन साइंस सीरीज। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर एक ऐसा ट्यूमर या एक ऐसा कैंसर है जो कि एसोसिएटेड होता है हमारी किडनी से। ये हमारी दो किडनी से, ठीक है। तो विल्म्स ट्यूमर को हम, एक और नाम है इसका विल्म्स ट्यूमर का, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा। क्या बोलते हैं? नेफ्रोब्लास्टोमा। ऐसा कैंसर जो हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है या किडनी में ओरिजिनेट होता है उसको हम या तो विल्म्स ट्यूमर बोलेंगे या उसको हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोब्लास्टोमा। अगर हम बात करें तो जो विल्म्स ट्यूमर होता है वो ज्यादातर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। मतलब अगर हम बात करें तो जो इसकी मोस्टली अफेक्टेड एज है वो है 3 to 5 years ऑफ चिल्ड्रन। 3 to 5 years चिल्ड्रन में ज्यादा देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे एज लगभग हमारी 8 साल से क्रॉस होती है उसके बाद विल्म्स ट्यूमर बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है। तो अगर विल्म्स ट्यूमर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा रेयर किडनी डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो और इसका दूसरा नाम क्या रख दिया हमने? नेफ्रोब्लास्टोमा। अब हम बात करते हैं इसकी इंसिडेंस की। हम बात करते हैं इसकी इंसिडेंस की। तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन एब्डोमेनल नियोप्लाज्म, सेकंड मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल नियोप्लाज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि एब्डोमिनल कैंसर से रिलेटेड जो भी एब्डोमिनल कैंसर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, ओरिजिनेट होते हैं, उस तो सब सेकंड मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा देखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो ट्यूमर होता है जनरली ये यूनिलैटरल होता है। जनरली ये ट्यूमर जो होता है हमारा वो यूनिलैटरल होता है, बट 10% केसेस में, बट इन 10% केसेस ये क्या हो सकता है? बाइलैटरल भी हो सकता है। ये हमको ध्यान रखना है। अब अगर बात करें हम कि यूनिलैटरल और बाइलैटरल क्या हुआ? यूनिलैटरल मतलब होता है कि इस जो ये हमारा विल्म्स ट्यूमर है, नेफ्रोब्लास्टोमा है, ये ओनली अफेक्ट हुआ एक किडनी को रेदर देन 2 किडनीज। तो 90% केसेस में तो ये क्या होगा? एक दोनों में से एक किडनी को अफेक्ट होगा, और 10% केसेस में क्या होगा? ये दोनों किडनीज के अंदर मेटास्टेसाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो ये हमारा विल्म्स ट्यूमर है वो लेफ्ट किडनी को, ये हमारी राइट किडनी हो गई, ये हमारी लेफ्ट किडनी हो गई, विल्म्स ट्यूमर हमारे लेफ्ट किडनी को ज्यादा अफेक्ट करता है, ये देखा गया है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ इंसिडेंस हो गई, और आपको मैंने बताया इसे कि जैसे 3 to 5 years के चिल्ड्रन में भी ये ज्यादा देखने को मिला, ये भी इसकी एक इंसिडेंस रेट हो गई, ठीक है। और 8 साल के बाद 8 साल से ज्यादा बच्चों, 8 साल की उम्र के ज्यादा बच्चों में विल्म्स ट्यूमर हमको देखने को कम मिलता है। और अगर हम बात कर ले तो ये अप्रोक्स 1 in 2.5 लाख चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। मतलब 2 से 2.5 लाख बच्चों में एक बच्चे को क्या होगा? विल्म्स ट्यूमर होगा। इतना समझ में आया आप सबको? उसके बाद अगर हम बात करें कि जो विल्म्स ट्यूमर के केस होंगे, ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जिनको विल्म्स ट्यूमर होगा, तो उनमें 2 चीजें हमको गायब मिलेगी। फर्स्ट चीज की अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म आता है हमारे पास एनेलिडिया। ये ज्यादा कॉमन टर्म यूज नहीं है, ज्यादा कॉमन टर्म नहीं है, ज्यादातर बच्चों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा ये। एनेलिडिया मतलब होता है मिसिंग आइरिस ऑफ आई, मिसिंग आइरिस ऑफ आई। इसका मतलब ये क्या है? बर्थ डिफेक्ट है। ऐसे बच्चे जिनको विल्म्स ट्यूमर होने की संभावना है, ऐसे बच्चे जिनको विल्म्स ट्यूमर होता है, उनके अंदर बर्थ से ही एनेलिडिया की कंडीशन होती है। तो हमको समझ जाना चाहिए अगर किसी बच्चे में एनेलिडिया है, अगर उसके अंदर आइस मिसिंग है, तो चांस हो सकते हैं कि आगे जाके उस बच्चे को क्या कंडीशन डेवलप हो? विल्म्स ट्यूमर असेस हो, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें तो एक चीज और है हमारे पास जिसके एब्सेंस से भी हमको पता चल सकता है कि बच्चे को विल्म्स ट्यूमर होगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन,
ट्यूमर सप्रेसर जीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर सप्रेसर जीन भी। ये देखा गया है कि हमारी बॉडी में नॉर्मल किडनी डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन अब्सेंट होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होगा, अब्सेंट होगा, तो क्या होगा, तो भी हमारे किडनीज में विल्म्स ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये दो कंडीशन आपको मैंने बता दी, एनएरिडिया और ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगर इनकी एब्नॉर्मलिटी है, इनकी अब्सेंस है हमारी बॉडी में, किसी चिल्ड्रन की बॉडी में, तो वो विल्म्स ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं विल्म्स ट्यूमर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं विल्म्स ट्यूमर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मोस्टली मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर जो विल्म्स ट्यूमर होता है वो क्या होता है, यूनिलैटरल होता है। इट इज यूनिलैटरल इन 10% केसेस क्या होता है, ये बायलैटरल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा नेफ्रोब्लास्टोमा होता है या विल्म्स ट्यूमर होता है, ये क्या है, जनरली लार्ज एंड रैपिड ग्रोइंग लेसन्स है। ये जो ट्यूमर होता है इसकी जो स्प्रेड होने की रेट है वो बहुत फास्ट है और बहुत लार्ज मास में ये फैलता है। ओके, उसके बाद दे रीच अ considerable size before डिटेक्ट होने से पहले वो जो हमारे विल्म्स ट्यूमर होते हैं, जो हमारा या फिर हमारा नेफ्रोब्लास्टोमा होता है, वो एक कंसिडरेबल बहुत अच्छी खासी साइज में सॉलिड मास में कन्वर्ट हो चुका होता है। फिर जाके इसका क्या होता है, डायग्नोसिस हो पाता है कि हमको विल्म्स ट्यूमर है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें अगर हम, ठीक है, तो ये डेवलप कब होता है, ये डेवलप होता है जो हमारा विल्म्स ट्यूमर होता है वो डेवलप होता है हमारी रीनल पैरेन्काइमा में, डेवलप्स इन रीनल पैरेन्काइमा। और रीनल पैरेन्काइमा भी कहां पे, या तो सेंट्रल और पोलर रीजन, सेंट्रल या पोलर रीजन। सबसे पहले देख लेते हैं रीनल पैरेन्काइमा कहां है। ये हमारी रीनल पैरेन्काइमा है। रीनल पैरेन्काइमा आउट, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी किडनी होती है उसका स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, आउटर तो कॉर्टेक्स से मिलकर बना होता है और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। तो यही कॉर्टेक्स और मेडुला मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, पूरी रीनल पैरेन्काइमा बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमको विल्म्स ट्यूमर होता है तो जो हमारे रीनल पैरेन्काइमा होती है, वो जो रीनल पैरेन्काइमा होती है उसके अंदर क्या डेवलप होते हैं, सॉलिड मास डेवलप होते हैं। किसके, वो भी विल्म्स ट्यूमर के। और जो विल्म्स ट्यूमर के सेंट्रल मास प्रेजेंट होंगे वो या तो सेंट्रल में प्रेजेंट होंगे या फिर दोनों पोल्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लेफ्ट किडनी को ज्यादा इफेक्ट करता है, किससे, राइट किडनी से। ओके, तो डेवलप इन रीनल पैरेन्काइमा इधर इन सेंट्रल और पोलर रीजन। ये 4 पॉइंट समझ में आए आप सबको। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो एंटायर रीनल पैरेन्काइमा है हमारी, वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, हमारे विल्म्स ट्यूमर से या नेफ्रोब्लास्टोमा से। जो हमारी एंटायर रीनल पैरेन्काइमा is replaced by tumor। ओके, पूरे रीनल काइमा, इसके अंदर रीनल पैरेन्काइमा हटके क्या हो जाएगा, ट्यूमर सॉलिड मास डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो
जो ज्यादातर जो ट्यूमर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं सिंगल फॉर्म। ट्यूमर इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सॉलिड मास। किसे प्रेजेंट है वो? सिंगल सॉलिड मास के रूप में प्रेजेंट है, सराउंड बाय सूडो कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए ये हमारी किडनी से, मैं आपको अभी समझा देता हूं, ये हमारी किडनी से, ये हमारी पूरी रीनल पेरेन्काइमा होगी, आउटर कोर्टेक्स, इनर मेडुला। अब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम, ये हमारा एक सेंट्रल रीजन में एक सॉलिड मास का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक लेयर बनेगी। इसके चारों तरफ क्या होगी, एक लेयर बनेगी, ठीक है। वो लेयर क्या होगी, इस ट्यूमर को और हमारी बाकी की रीनल पेरेन्काइमा को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। और इस लेयर को ही हमने क्या बोला है, कैप्सूल, सूडो कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर होगी वही हमारे ट्यूमर को, सॉलिड मास को और हमारे किडनी को क्या करेगी, सेपरेट करेगी, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो जो हमारा ये हमारी जो ये लेयर होती है, सूडो कैप्सूल वाली लेयर होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती, बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, तो ये टोर्न होने की चांसेस, के फटने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये फटती है, यहां से टोर्न हो जाती है, तो हेमरेज के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, ओके, and rupture of Wilms tumor puts the patient at the risk of hemorrhage की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ओके। और ज्यादातर अगर हम बात करें तो लास्ट में जो हमारा विल्म्स ट्यूमर होगा वो मेटास्टेसाइज होता है ज्यादातर लंग्स में हमारे, ओके। तो ये इसकी आपको पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स की, कि विल्म्स ट्यूमर के पेशेंट्स में हमको कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में विल्म्स ट्यूमर, जैसा मैंने आपको बताया, ये एक बहुत अच्छी कंसिडरेबल साइज पहुंच जाता है, फिर जाके हमको डिटेक्ट होता है। तो क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ये असिम्टोमेटिक ही रहता है काफी टाइम तक, तो ठीक है। बट जैसे लास्ट में फिर हम, जैसे हमको एब्डोमिनल पेन वगैरह, एब्डोमिनल इजीनेस होने लग जाती है, ठीक है, उसके बाद हम जब जैसे ही चेकअप वगैरह करवाते हैं तो उसके बाद हमारे फीचर्स भी आने लग जाते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो इसका फीचर है वो है एब्डोमिनल पेन और एनलार्ज्ड एब्डोमेन। बाकी अगर इसके नॉर्मल छोटे मोटे सिम्टम्स की बात करें तो हीमेटूरिया हो गया, हीमेटूरिया सब जानते हैं, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। एनोरेक्सिया हो गया, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे सॉलिड मास का डेवलपमेंट हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होना ही है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर और नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये सब हमको कुछ इसके साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है वो तो ये है, एब्डोमिनल पेन एंड एनलार्ज्ड एब्डोमेन। उसके बाद कुछ ये एडिशनल साइन सिम्टम्स भी, हेमेटूरिया, एनोरेक्सिया, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब हम अगर इसकी बात करें डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे,
तो डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम हिस्ट्री चेक करेंगे। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री में किसी की कैंसर रहा है, ठीक है, डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फैमिली हिस्ट्री। उसके बाद सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता पड़ेगा कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन ये रिवील करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील करेगा एब्डोमिनल इजीनेस, एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। उसके बाद यूरिन एनालिसिस कर लेंगे, यूरिन एनालिसिस। अब क्या ब्लड प्रेजेंट है यूरिन में, तो वेल्स ट्यूमर के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। अदर्स अगर हम इसके कुछ दूसरी जांचों के बारे में बात करें, दूसरे डायग्नोसिस के बारे में बात करें, तो क्या हो गया, एब्डोमिनल यूएसजी की बात कर लेते हैं हम, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ओके, एब्डोमिनल एक्सरे करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे क्या रिवील करेगा कि मेटास्टेसाइज हुआ है क्या वेल्स ट्यूमर हमारे लंग्स में, ठीक है। और ब्लड वगैरह, ब्लड की जांच वगैरह, सीबीसीज और यूरिया क्रिएटिनिन, ये सब इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ठीक है। इसके अगर हम अब बात करें, अगर हम विल्म्स ट्यूमर के ट्रीटमेंट के बारे में, या बात कर लेते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में। सबसे पहले स्टेजेस, तो स्टेज 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें इसकी, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो ट्यूमर इज लिमिटेड टू किडनी एंड इज रिसेक्टेबल। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, ट्यूमर जो है कहां तक लिमिटेड है, हमारे किडनी तक, और इसको हम रिसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, ट्यूमर इज एक्सटेंडेड, ट्यूमर इज एक्सटेंडेड बट रिसेक्टेबल, बट इसको हम अभी क्या कर सकते हैं, रिसेक्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, नॉन हेमेटोजेनस स्प्रेड टू एब्डोमेन। थर्ड स्टेज में क्या होता है, एब्डोमेन में नॉन हेमेटोजेनस स्प्रेड इसका हो जाता है, मतलब ब्लड में नहीं फैलता बट पूरा एब्डोमेन में इसका नॉन हेमेटोजेनस स्प्रेड हो चुका होता है, ठीक है। फोर्थ स्टेज की अगर हम इसकी बात करें, हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस, तो कहां पे, लंग्स में और लीवर में, ठीक है। और फिफ्थ स्टेज बायलैटरल किडनी इन्वॉल्वमेंट। ये इसकी 5 स्टेजेस हो गई। फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ट्यूमर लिमिटेड है कहां तक, किडनी तक, और इसको हम रिसेक्टेबल कर सकते हैं, रिसेक्ट कर सकते हैं। ट्यूमर एक्सटेंडेड हो गया बट फिर भी हम इसको रिसेक्टेबल कर सकते हैं। थर्ड, नॉन हेमेटोजेनस स्प्रेड टू एब्डोमेन, एब्डोमेन में फैल गया है वो बट उसका नॉन हेमेटोजेनस है, ब्लड के थ्रू नहीं फैला, ब्लड में नहीं फैला। फोर्थ, हेमेटोजेनस स्प्रेड हो गया उसको कहां पे, लंग्स और लीवर में। और फिफ्थ में क्या हो गया, उसका बायलैटरल किडनी इन्वॉल्वमेंट ही हो गया। लास्ट में इसके हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करता है रेडिएशन थेरेपी, कोमा, रेडिएशन थेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई और सर्जरी हो गई इसकी। जनरली कीमोथेरेपी में हम 1-2 टाइप के ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एक्टिनोमाइसिन डी और
विनक्रिस्टिन, ये सब ज्यादा इसके अंदर हेल्पफुल है इस हमारे विन्स ट्यूमर के अंदर। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है, इसका सर्जरी भी एक ट्रीटमेंट है। अगर ज्यादा उसका स्प्रेड नहीं हुआ है और अभी जो हमारा विन्स ट्यूमर है वो एक कंसिडरेबल साइज का, उसको हम रिसेक्ट कर सकते हैं, तो सर्जरी के द्वारा भी हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसका कुछ विन्स ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो गया। तो ये हमारी एक डिजीज थी जो कि हमारे रीनल सिस्टम से रिलेटेड थी। रीनल सिस्टम से हमने रिलेटेड एक कैंसर पढ़ा आज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।